हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कवर किया है फ्रूट एंड टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट हम लोगों ने खत्म कर लिया है और फ्रूट क्या होता है वो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं सीड के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। मैंने जैसा कि बोला था कि दो स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो आपके 11th में भी होते हैं और 12th में भी होते हैं, जिसमें से एक फ्रूट हमने एक्सप्लेन कर दिया है, दूसरा हम लोग सीड के बारे में बात करने हैं। तो जो सीड होता है बेटा, इससे भी आपके 11th जब आप प्लांट ग्रोथ पढ़ोगे तो वहां पे डिटेल आप सीड के बारे में पढ़ोगे। इसके अलावा जब मार्फोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे भी आप सीड के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जब एंजियोस्पर्मिक मतलब इस चैप्टर की बात करते हैं तो यहां पे भी सीड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है अभी आपको इस लेक्चर में और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीड। अच्छा, सीड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लूं। पिछले वाले लेक्चर में हमने दो क्वेश्चन आपसे पूछा था। जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि अगर किसी एंडोस्पर्म में, यानी कि कोई एंडोस्पर्म सेल है, उसका क्रोमोसोम नंबर 24 है, तो उसके एक सेल के गैमीट का नंबर का क्रोमोसोम कितना होगा, है ना। तो कुछ बच्चों ने जवाब 8 दिया है, कुछ बच्चों ने जवाब कुछ और दिया है। जो 8 है वो करेक्ट आंसर है। कैसे है थोड़ा ध्यान से सुन लो। जो हम लोगों ने पूछा था, मैंने ये बोला था कि जो ट्रिप्लॉइड हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म होते हैं, मतलब ट्रिप्लॉइड का मतलब क्या हो गया, 3n कंडीशन। अगर ये 3n कंडीशन मतलब 3n एंडोस्पर्म का नंबर है और मैं बोल रहा हूं कि 3n इक्वल टू कितना क्रोमोसोम नंबर दिया है बेटा, 24 है ना। तो अगर 3n इक्वल टू 24 दिया हुआ है तो अगर हम n का नंबर निकालें, है ना, ये सिंगल के लिए आप निकाल रहे हो, तो 24/3 कर दो तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। यानी कि 8 जो है वो एक के लिए गैमीट का नंबर यहां पे बता रहा है। क्लियर है मेरी बातें। तो यहां पे जो गैमीट का नंबर होगा, गैमीट के क्रोमोसोम का नंबर, वो हमेशा 8 होगा। क्लियर है, पक्का। तो पहले क्वेश्चन का जवाब ये होगा। दूसरे क्वेश्चन का जवाब मैं आपको बता दूं। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों ने पूछा था कि पहला जो मेल गैमीट होता है, अगर वो एग सेल से फ्यूज करता है तो उसके लिए कौन से टर्म यूज होते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ था जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था, बी ऑप्शन दिया हुआ था जिसको हम बोलते हैं सिंगगैमी, और डी ऑप्शन में दिया हुआ था ए एंड बी बोथ, है ना। तो ए एंड बी यानी कि डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि उसके लिए हम लोग जनरेटिव फर्टिलाइजेशन टर्म भी यूज करते हैं और उसी के लिए हम लोग सिंगगैमी टर्म भी यूज करते हैं। ये दोनों टर्म हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे जब उसका फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन बताया था तो वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ था। तो अच्छे से याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। ये आपके नीट के क्वेश्चन है ना। चलिए अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं सीड एंड टाइप्स ऑफ सीड। बेटा जो सीड होता है, सीड के बारे में अगर आप बात करो तो सीड क्या है, हम लोगों ने पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था कि जब भी ओव्यूल पूरी तरह से मेच्योर होंगे तो वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सीड। यहां पे लिखा भी है कि सीड इज अ मैच्योर इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तो ये पूरा का पूरा मैच्योर पार्ट है, इंटीग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, है ना। इसके अलावा मैं ये भी लिख सकता हूं कि सीड इज अ राइपेंड ओव्यूल। इट इज अ राइपेंड ओव्यूल, मतलब जो पूरी तरह से मेच्योर ओव्यूल होगा वही क्या कहलाएगा, सीड बनाएगा, है ना। ओव्यूल अगर हम लोग समझें तो ओव्यूल का एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि ये बीच का जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल है। ओव्यूल के बाहर की तरफ एक कवरिंग होगी जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेग्यूमेंट, है ना। तो ये इंटेग्यूमेंट है। अंदर के साइड में भी एक इंटेग्यूमेंट होता है, तो दो इंटेग्यूमेंट होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसके अंदर हमने बोला था कि ये पूरा का पूरा न्यूसेलस है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद की कंडीशन अगर बताएं तो यहाँ पे आपने पढ़ा था कि ये 3n एंडोस्पर्म है ना। नीचे की तरफ आपने ये बोला था कि ये जाइगोट है। तो ये कंडीशन हम लोगों ने ओव्यूल में देखा हुआ है। थोड़ा ध्यान से समझना बेटा। ये जो ओपनिंग है इसको हमने क्या बोला था, माइक्रोपाइल, यानी कि ओपनिंग कभी भी डिजनरेट होगी नहीं, वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो जो ओपनिंग है वो हमेशा माइक्रोपाइल कहलाएगी। जो भी सीड होंगे उसमें भी आपको ओपनिंग दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चना देखा है तो चना का एक छोटा सा मुंह होता है जिसको हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं, है ना। ये जो होता है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटेग्यूमेंट। और इंटेग्यूमेंट का बाहर वाला जो पोर्शन है इसको आप बोलते हो क्या, आउटर इंटेग्यूमेंट। तो ये बाहर वाला जो पार्ट है
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर इंटेगुमेंट। ऐसे ही जो अंदर वाला इंटेगुमेंट दिखाई दे रहा है इसको आप बोलते हो इनर इंटेगुमेंट। अगर मैं बोलूं तो इंटेगुमेंट से क्या डेवलप होता है, सीड कोट, है ना। जो इंटेगुमेंट होते हैं वो क्या डेवलप करते हैं, सीड कोट डेवलप करते हैं। तो आउटर इंटेगुमेंट जो सीड कोट बनाएगा उसको नाम दिया जाता है टेस्टा। इसको नाम देते हैं क्या, टेस्टा। तो जो आउटर इंटेगुमेंट जो कवरिंग करता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टा। जो इनर वाला इंटेगुमेंट है वो जब मॉडिफाई होता है तो वो बना देता है क्या, टेगमन। तो ये दोनों टर्म कभी कभी पूछता है आपके नीट के एग्जाम में, टेस्टा एंड टेगमन। टेस्टा जो होता है बेटा वो हार्ड कवरिंग है, काफी हार्ड होगा, और जो टेगमन होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कैस्टर, रेडी जिसको बोलते हो, रेडी यानी कि कैस्टर जो सीड होता है उसके ऊपर एक पतली सी कवरिंग हार्ड होती है, वो टेस्टा कहलाता है। जब उसको आप बाहर निकालोगे तो उसी के नीचे एक पतली सी और कवरिंग होती है, वो टेगमन कहलाती है। तो ये आप अच्छे से याद रखना। क्लियर है बेटा। ये क्या है, जब फ्यूजन हो गया तो ये तो बना दिया जाइगोट। जाइगोट क्या बना देगा, एम्ब्रियो, है ना। तो ये तो एम्ब्रियोजेनेसिस में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि एम्ब्रियो वगैरह बनकर के तैयार हो जाते हैं। इसको हमने क्या बोला था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये क्या बना देता है, एंडोस्पर्म, है ना। और यही जो होता है वो 3M कंडीशन होता है। तो ये भी आपने पढ़ लिया है लगभग। हम लोगों को यहाँ पे बात क्या करना है कि ये जो पूरा ओव्यूल है यही जब कन्वर्ट हो जाता है पूरा तो ये बना देता है हमारे लिए क्या, सीड। तो बेटा ये जो पार्ट बनाता है उसी को हम लोग बोलते हैं सीड। अच्छा एक टर्म सुनो थोड़ा सा, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्नल। ये शायद टर्म आपने सुना हो, कर्नल। कर्नल का मतलब क्या होता है, कर्नल एक टर्म है, मतलब जब भी सीड कोट के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट है, जो भी चीजें सीड कोट के अंदर प्रेजेंट हैं, सब कुछ को मिलाकर के क्या बोला जाता है, कर्नल, है ना। तो लिख लीजिए, ऑल द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द सीड कोट। तो सीड कोट के अंदर जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। यहां तक बातें समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है ना मेरी बातें। तो ये चीजें याद आपको रखनी है। अगर हम लोग पार्ट ऑफ ओव्यूल के बारे में, पार्ट ऑफ सीड के बारे में बात करें तो टोटल सीड के पार्ट के बारे में अगर आप बात करो तो टोटल 3 पार्ट होते हैं बेटा। सबसे पहला जो पार्ट होता है सीड का उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एम्ब्रियो, है ना, एम्ब्रियो। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है सीड कोट, और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है एंडोस्पर्म। तो ये मेजर 3 पार्ट है किसके, सीड कोट में, सीड के। सीड कोट जो आउटर कवरिंग फॉर्म करेगा, जो एम्ब्रियो है वो उसके अंदर जाइगोट से बनता है, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म बनाता है। तो ये 3 मेजर पार्ट है जिसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पूरे सीड को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म। तो मैं इसको मिटाता हूं और एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो एक हेडिंग डालिएगा, एक हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सीड। एक हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सीड। टाइप्स ऑफ सीड बेटा हम बात करेंगे तो मैंने बोला कि 2 टाइप हमको जानना है। कितने टाइप हैं, 2 टाइप हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। तो जो फर्स्ट टाइप है इसको आप बोलते हो एंडोस्पर्मिक सीड, और जो दूसरा टाइप है इसको आप नाम देते हो नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, है ना। अब थोड़ा ध्यान से समझना, जो एंडोस्पर्मिक सीड होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस सीड। और जो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। तो एक्चुअल में ये दोनों टाइप आप अच्छे से याद रखना। पहला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्मिक, दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, है ना। अब अगर हम देखें एंडोस्पर्मिक का मतलब क्या होता है, जब सीड का फॉर्मेशन पूरी तरह से हो जाता है तो कोई कोई ऐसे सीड आपको दिखाई देंगे जिसमें कि एंडोस्पर्म कुछ पार्ट बचा रहता है। हम लोगों ने एंडोस्पर्म को क्या बोला था कि इट इज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू, यानी कि जब तक पूरी तरह से मैच्योरेशन हो नहीं जाएगा
उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? तो आपने जवाब दिया था एंडोस्पर्म। बेटा कभी कभी पूरी तरह से डेवलपमेंट होने के बाद भी कुछ पार्ट जो एंडोस्पर्म का होता है वो बचा रह जाता है, और वही जो बचा हुआ पार्ट होता है उसी के लिए टर्म यूज होता है एंडोस्पर्मिक। मतलब ये क्या है? तो रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। जब कोई पार्ट एंडोस्पर्म का थोड़ा सा पार्ट बचा रह जाता है उसके लिए टर्म यूज होता है एंडोस्पर्मिक सीड। यहां पे क्या है? नो रिमेन पार्ट है ना, या बोल सकते हो नो रेजिडुअल पार्ट, नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। तो जब कोई एंडोस्पर्म नहीं बचता है तो उसके लिए टर्म यूज होता है नॉन एंडोस्पर्मिक। तो ये दो कंडीशन आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें एग्जांपल से क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो एंडोस्पर्मिक हैं, कौन से ऐसे हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक हैं। तो यहां पे याद रखिएगा कि अगर हम लोग एंडोस्पर्मिक में डाइकॉट में एग्जांपल देखते हैं, डाइकॉट में अगर आप एग्जांपल देखोगे तो डाइकॉट में कुछ ऐसे सीड हैं जो बिल्कुल आपको क्या दिखाई देंगे? एंडोस्पर्मिक। जैसे कि अगर हम लोग डाइकॉट में देखें तो एक है एग्जांपल कैस्टर, है ना, पपाया, etc। तो कैस्टर भी आपका क्या है? डाइकॉट प्लांट है। पपाया भी क्या है? डाइकॉट प्लांट है। इनके अंदर क्या होता है? एंडोस्पर्मिक। मतलब इनके एंडोस्पर्म क्या होते हैं? बचे रहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस। जो दूसरा टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट। मोनोकॉट में आप एग्जांपल यहां पे मेंशन कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो वीट हो गया, है ना, वीट, राइस, मेज, etc, कोकोनट, ये सारे एग्जांपल आप याद रखिएगा। ये सब कुछ एग्जांपल किसके हैं? एंडोस्पर्मिक सीड के। तो पहला जो टाइप हम लोगों ने देखा वो देखा कि एंडोस्पर्मिक सीड जिसमें कि कुछ ना कुछ पार्ट एंडोस्पर्म का बचा होगा, उसको दो पार्ट में हम लोगों ने समझा। इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अगर बेटा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को आप देखोगे तो यहां पे भी आपको दो कंडीशन दिखाई देगा। कुछ ऐसे होंगे जो डाइकॉट होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो मोनोकॉट होंगे। डाइकॉट सीड में अगर हम लोग देखें ध्यान से तो यहां पे आप लिख सकते हो ग्राम, है ना, पी, मटर जिसको बोलते हो, इसके अलावा टेमरिंड, है ना, इसके अलावा और ग्राउंड नट। तो ये जो एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, ग्राम, पीट, टेमरिंड और ग्राउंड नट, ये सारे एग्जांपल किसके हैं? डाइकॉट के। डाइकॉट वे जिनके अंदर कोई भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं बचा है, कोई एंडोस्पर्म नहीं बचा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। अच्छा, इसी में अगर मोनोकॉट में आप आओगे तो मोनोकॉट का भी एग्जांपल लिख लो, मोनोकॉट। मोनोकॉट सीड के बारे में अगर आप बात करो तो यहाँ पे एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो, ऑर्चिड, है ना। पोथास का नाम आपने सुना है क्या? पोथास जो होता है उसी को हम लोग मनी प्लांट के नाम से जानते हैं। तो पोथास या मनी प्लांट याद रखिएगा। इसके अलावा वेलिसनेरिया का नाम तो सुना ही होगा, वेलिसनेरिया, है ना। तो ऑर्चिड हो गया, पोथास हो गया और वेलिसनेरिया हो गया। ये सारे एग्जांपल किसके हैं? मोनोकॉट के। तो यहां पे मैंने आपको क्लासिफिकेशन समझाया कि टाइप्स ऑफ सीड में दो कैटेगरी है, एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक का मतलब जब कुछ पार्ट एंडोस्पर्म का बच जाता है मैच्योरेशन के बाद भी, उसको अपन लोग बोलते हैं क्या? एंडोस्पर्मिक। और जब कोई पार्ट शेष नहीं बचता है तो उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक। दोनों का एग्जांपल है बेटा आपके सामने, डाइकॉट, मोनोकॉट, डाइकॉट, मोनोकॉट को लेकर के। क्लियर है मेरी बात? ये चीजें हम लोग सीड के टाइप्स में पढ़ते हैं। अब इसके बाद जो दूसरी चीज है वो बात आती है जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में। तो हेडिंग डालिएगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड। मैं आपको A to Z सारे पॉइंट बता रहा हूं, तो आप 11th में भी इसका पूरा यूज कर सकते हैं और 12th में तो होना ही है। तो अब हेडिंग डालिएगा, जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड बेटा दो टाइप से होता है, सॉरी 3 टाइप का होता है। सबसे पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? हाइपोजियल जर्मिनेशन, हाइपोजियल जर्मिनेशन। दूसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हो इपीजियल जर्मिनेशन। और एक तीसरा टाइप जो हम लोग पढ़ते हैं उसको आप नाम देते हो क्या? विविपैरस।
विविपेरस टाइप। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो विविपेरस टाइप को स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन में कंसीडर किया जाता है। कमाल की बात यह है कि जो जर्मिनेशन होता है वो जर्मिनेशन होता कैसे है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। जर्मिनेशन का मतलब होता है कि जो सीड है वो जर्मिनेट होकर के पूरे प्लांट में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमने यहाँ पे कोई ऐसा एक सीड फेंक दिया, खा करके मान लीजिए आप आम का सीजन है मैंगो का, तो आप आम खाए है ना, उसकी गुठली फेंक दिए, तो ये मान लो आम है ना। अब ये आम का जो सीड है गुठली वो कुछ दिनों बाद इसके ऊपर सीड कोट भी होगा है ना, तो ये सीड कोट हो गया और इसके ऊपर आप दिखाई देगा ये कॉटिलेडन्स होते हैं इसके अंदर। तो दो कॉटिलेडन्स आपको मैंगो के अंदर दिखाई देंगे है ना, इसका एक नीचे वाला पार्ट होगा, एक ऊपर वाला पार्ट होगा। बेटा ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कॉटिलेडन, और जहां से ये दोनों डिवाइड होते हैं इसको बोलते हो एम्ब्रियोनल एक्सिस है ना। एक्चुअल में अगर इसको आप माइक्रोपाइल मानते हो, ये अगर माइक्रोपाइल है तो इस साइड में जो स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे क्या, रेडिकल है ना, इसको आप बोलोगे रेडिकल, जो आगे जर्मिनेट होके क्या बना देगा बेटा, रूट। ऐसे ही जो ऊपर का साइड दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाएगा, प्लम्यूल। तो जो प्लम्यूल होते हैं वो डेवलप होकर के क्या बनाएंगे, सूट बनाएंगे। तो ये दोनों चीजें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जब भी रेडिकल डेवलप होगा तो रूट बनाएगा, और जब भी प्लम्यूल डेवलप होंगे तो सूट का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। बाद में ये जर्मिनेट होंगे है ना, प्लम्यूल वगैरह बाहर जाएगा, रेडिकल नीचे जाएगा, और ये जर्मिनेशन कंप्लीट होकर के एक पूरा का पूरा प्लांट डेवलप करेंगे। इसी कंडीशन को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे जर्मिनेशन ऑफ सीड को समझना जरूरी है। जर्मिनेशन ऑफ सीड को समझाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा दूं। पहले सीड जर्मिनेशन के बारे में अगर आप बात करोगे बेटा, सीड जर्मिनेशन के बारे में अगर आप बात करोगे तो सीड जर्मिनेट होता कैसे है। सबसे पहले उस सीड का क्या रिक्वायरमेंट होता है, पहले जो सीड का रिक्वायरमेंट क्या होता है कि वो क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो पहला उसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पहले वो पानी पिएगा है ना, पानी पिएगा, क्योंकि बिना पानी के तो उसके अंदर स्वेलिंग होनी नहीं है। सीड कोट हार्ड हो गया है तो अब उसको सॉफ्ट होने के लिए तो उसको पानी में डालना पड़ेगा। अगर आप इसको समझ सकते हो तो आप जर्मिनेशन अगर समझना है बहुत इजी वे में तो आप चना लाओ है ना, सभी ने स्प्राउटिंग देखा होगा। आप क्या करो, रात में चना भिगा के रख दो, सुबह में देखते हो कि बहुत प्यारा सा उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट निकला हुआ आपको दिखाई देता है। 2 दिन छोड़ दो, 3 दिन छोड़ दो तो देखो आपको कितना बढ़िया उसमें से जर्मिनेशन दिखाई देता है। वीट ले लो है ना, वीट में भी आपको दिखाई देगा। जो धान होता है बेटा, राइस है ना, चावल की बात नहीं कर रहा हूं, जो राइस होता है उसको ला करके कहीं आप लोग नवरात्रि में क्या करते हैं, धान जो होता है सॉरी राइस जो होता है उसको मटके के चारों तरफ लगाते हैं जिसपे पूजा वो लोग करते हैं। तो देखना वहां से बहुत सारा उसमें से सीडलिंग वगैरह निकलते हुए आपको दिखाई देगा। तो वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि मॉइस्चर कंडीशन मिला है ना, वाटर वगैरह मिला तो उसमें से जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सीड पहले क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2। जब ये पानी पी लेगा तो अब क्या होना है बेटा, स्वेलिंग है ना। स्वेलिंग मतलब फूल जाएगा, फूलेगा तो क्या करेगा, अभी तक उसमें जर्मिनेशन क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो बिल्कुल इनएक्टिव हैं। क्यों, क्योंकि उनको वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, तो जब तक पानी मिलेगा नहीं वो एक्टिव नहीं होंगे। जैसे ही पानी मिला वो एक्टिव हुए और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्टिव होने के कारण वहां पे जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो स्वेलिंग हुए एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम बिकम एक्टिव। तो ये कैसे हो गए, एक्टिव हो गए बेटा। जब भी वो जो एंजाइम है एक्टिव होंगे तो यहां पे क्या वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इनके एक्टिव होने के कारण जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यहां पे देख लो, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस है ना। तो जो भी उसमें कॉम्प्लेक्स चीजें थी, स्टार्च था या जो भी न्यूट्रिएंट मैटर था, वो बिल्कुल टूट करके किसमें हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। सिंपल फॉर्म का मतलब क्या, ग्लूकोज में बदल जाएगा है ना, माल्टोज में बदल जाएगा, ऐसे छोटे छोटे यूनिट में वो टूट जाएंगे। कन्वर्जन इनका हो जाएगा क्योंकि एंजाइम एक्टिव हो गए। और एंजाइम्स का सबसे बड़ा नेचर आपने पढ़ा था कि रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज कराते हैं
या तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कराते हैं। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की वजह से जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो टूट करके सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड हो जाएंगी। तो ग्लूकोज और माल्टोज की एक्टिविटी के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे ही ये कन्वर्जन हुआ उनको एनर्जी मिलनी स्टार्ट हुई, रेस्पिरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा बेटा, गैसियस एक्सचेंज वगैरह स्टार्ट हो गया। जब गैसेस एक्सचेंज रेस्पिरेशन वगैरह स्टार्ट हो गया तो यहां से क्या हो जाएगा, सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सीड जर्मिनेट करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ये सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा कि कैसे कोई सीड जर्मिनेट करता है। सबसे पहले वो पानी पिएगा, नींद से जागेगा, है ना, नींद से जागने के बाद मतलब आप कोई सोया है तो सीड भी सोया है, उसके ऊपर जब तक पानी डालोगे नहीं वो उठेगा नहीं। आपके घर में भी कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत गहरी नींद में सोए रहते हो और जगते नहीं हो तो पापा ले जाके पानी डालते हैं, जब पानी डालते हैं तो आप अचानक से उठते हो। ऐसे ही ये भी सोया था, इसके ऊपर पानी डाला गया तो ये क्या हुआ, फूल गया, उठ गया, है ना। उठने के बाद इसके एंजाइम्स वगैरह एक्टिव हुए, एक्टिव होने के बाद उन्होंने क्या किया, तोड़ फोड़ मचाई, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा, ग्लूकोज माल्टोज में प्रोसेस स्टार्ट हो गया, रेस्पिरेशन वगैरह, और यहां से सीड जर्मिनेट करना स्टार्ट हो गया। तो ये फंडा है किसका, जर्मिनेशन का। क्लियर, समझ में आया होगा पक्का ना। अब बेटा याद रखो कि ये जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप हैं। पहला हम लोगों ने बोला क्या, हाइपोजियल, दूसरा हमने बोला है इपीजियल, और तीसरा मैंने बोला है विविपेरस। इन तीनों को समझ लें तो ये चैप्टर का टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। अच्छा मैं ये बता दूं, अब घबराने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर का लगभग 1 या 2 लेक्चर और मैं लूंगा, ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो काफी लंबा चैप्टर है ये और टाइम अच्छा खासा लग गया, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इसका जर्मिनेशन देख लेते हैं, हाइपोजियल इपीजियल जर्मिनेशन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसका, हाइपोजियल जर्मिनेशन को लेकर के। तो फर्स्ट हेडिंग डालिएगा हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या है बेटा, हाइपोजियल जर्मिनेशन कोई बताएगा। हाइपोजियल जर्मिनेशन का मतलब ये है, जैसे मान लो हमने यहां पे क्या किया, एक सीड लिया, है ना, ये सीड है, सीड पानी पिएगा तो कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा, उसमें से कुछ पार्ट ऐसे निकलेंगे, है ना, रेडिकल लम्यूल वगैरह निकला। कुछ दिनों बाद आपको कोटिलेडन्स वैसे, है ना, ये इसका पार्ट नीचे और ये इलोंगेट होकर के ऊपर चलाया। अब 2 चीजें आपने पढ़ी है बेटा, एक को इपिकॉटिल बोलते हैं, एक को हाइपोकॉटिल बोलते हैं, है ना। तो हमने ये बोला था कोटिलेडन से लेकर के और जो अपर पार्ट होता है यानी कि प्लम्यूल, उसके बीच के जो जगह होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इपिकॉटिल, है ना। जो इपिकॉटिल होता है मतलब ऊपरी पार्ट, है ना। हाइपोकॉटिल का मतलब नीचा वाला पार्ट। तो जो कोटिलेडन्स के नीचे पार्ट है वो हाइपोकॉटिल है और जो कोटिलेडन्स के ऊपर पार्ट है वो इपिकॉटिल है। तो आप बोल सकते हो फ्रॉम कोटिलेडन्स टू प्लम्यूल, इसके बीच की जो जगह होती है एक्चुअल में ये कहलाता है क्या, इपिकॉटिल। क्लियर है मेरी बातें। तो अब थोड़ा ध्यान से समझो, ये क्या दिखाई दे रहा है, इलोंगेशन ऑफ इपिकॉटिल। थोड़ा सा कंफ्यूजन है बेटा, कई बार ये समझ में आता है कि हाइपोजियल जर्मिनेशन का मतलब तो ये होना चाहिए इलोंगेशन ऑफ हाइपोकॉटिल, लेकिन ऐसा नहीं है। यही तो समझना है कि इपिकॉटिल जब बड़ा होगा तब जाकर के हाइपोजियल जर्मिनेशन होगा। जीएल का मतलब क्या होता है, जीएल टर्म यूज होता है अर्थ के लिए, है ना। हाइपोजियल का मतलब क्या होगा, हाइपो का मतलब नीचे वाला पार्ट, है ना, जर्मिनेशन। तो अब इसके नीचे वाले कोटिलेडन से क्या हो रहा है, जर्मिनेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इसीलिए टर्म दिया गया हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो जब भी इलोंगेशन ऑफ हाइपोकॉटिल होगा तो जर्मिनेशन कौन सा कहलाएगा, हाइपोकॉटिल, है ना। दूसरा टाइप इसी के साथ मैं एक्सप्लेन कर देता हूं तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूं इपीजियल जर्मिनेशन, अगर मान लो हमने लिख दिया इपीजियल जर्मिनेशन, तो बेटा इपीजियल जर्मिनेशन का मतलब ये हो गया। अब यही डायग्राम मैं यहां बनाता हूं, है ना। ये मान लो मैंने सीड रखा, है ना, कुछ दिनों बाद इसमें से जर्मिनेशन वगैरह स्टार्ट हुआ। अब थोड़ा सा अंतर यहां पे है, डिफरेंस क्या है, तो ये तो इसका रेडिकल वाला पार्ट, है ना। अब देखोगे आप तो जो कोटिलेडन्स है बेटा वो ऊपर चले आए, है ना, ऊपर आकर के, और यहां पे आपको ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें और इसमें अंतर है, यहां पे कोटिलेडन्स क्या है, सॉइल के नीचे हैं, तो कंडीशन क्या है, हाइपोजियल। मतलब जब कोटिलेडन्स सॉइल के नीचे होंगे तो कंडीशन बोला जाएगा हाइपोजियल,
और जब कंडीशन कॉटिलेडन्स मतलब सॉइल के ऊपर होंगे तो कंडीशन बोला जाएगा इपीजियल। इपीजियल का मतलब क्या? सॉइल सरफेस के ऊपर। हाइपोजियल मतलब क्या? सॉइल सरफेस के नीचे। क्लियर है मेरी बातें? तो यहां पे जर्मिनेशन, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? वाइस वर्सा है ना, अपोजिट कंडीशन शो कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे जर्मिनेशन वगैरह होगा और सीड का स्ट्रक्चर वगैरह वो कन्वर्ट होंगे, प्लम्यूल, रेडिकल, है ना। ये पार्ट क्या है बेटा? प्लम्यूल है। ये पार्ट क्या है? रेडिकल है। जर्मिनेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा और ये बाद में चल करके पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। अब इसका एग्जांपल सुन लो। जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है किसमें ज्यादा मिलता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो ज्यादातर जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनमें आपको दिखाई देगा। किसमें? मोस्टली मोनोकॉट प्लांट। तो मोनोकॉट प्लांट के अंदर ये ज्यादातर दिखाई देता है। एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल लिख देता हूं, ज्वार, है ना, ज्वार। अब इस एग्जांपल में 3 नाम है ना। एक तो पहला ज्वार खुद है जो मोनोकॉट है, दूसरा वीट, W से याद रखना, वीट। वीट भी कैसा जर्मिनेशन शो करता है? हाइपोजियल। और तीसरा मैंने लिखा हुआ है राइस, है ना। तो वीट एंड राइस, ये भी आपको याद रखना है। ज्वार, वीट एंड राइस, ये कौन सा कंडीशन शो करते हैं? हाइपोजियल। इसके अलावा अगर आपको याद रखना है तो डाइकॉट के भी एग्जांपल लिख लो। डाइकॉट में कुछ प्लांट का नाम याद रखना है आपको। जैसे मैं लिख देता हूं ग्राउंड पे ग्राम, ये मैंने एक ऐसे ही निमोनिक लिखा, ग्राउंड पे ग्राम। ग्राउंड पे ग्राम में 3-4 आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। पहला है ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब क्या हो गया बेटा? ग्राउंड नट, है ना, मूंगफली। कैसा जर्मिनेशन शो करेगा? हाइपोजियल। पी से मटर, है ना, हाइपोजियल। ग्राम, एक तो चना खुद है तो ग्राम हो गया, और एम मैंने कैपिटल लिखा हुआ है तो एम से याद रख सकते हो, मैंगो। तो ये एग्जांपल, 4 एग्जांपल आपके सामने मैंने लिए हुए हैं। ये कौन सा एग्जांपल शो कर रहा है? डाइकॉट का। तो ये जितने भी एग्जांपल लिखे हुए हैं वो आप याद रखना किसके हैं? ज्वार और ग्राउंड पे ग्राम, यानी कि ग्राउंड नट, पी, ग्राम और मैंगो, ये टाइप्स हैं। ये एग्जांपल है हाइपोजियल जर्मिनेशन के। यहां पे बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो ये प्लम्यूल है ना, ये प्लम्यूल है ये। अब यहां पे इलोंगेशन किसका हो रहा है? ये रेडिकल है, ये कॉटिलेडन्स। तो रेडिकल और कॉटिलेडन्स के बीच की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? इपीकॉटिल। क्या बोलते हैं? इपीकॉटिल बोलते हैं क्या हाइपोकॉटिल? हाइपोकॉटिल, है ना। तो यहां पे क्या होगा? इलोंगेशन ऑफ हाइपोकॉटिल। यहां पे क्या था? इलोंगेशन ऑफ इपीकॉटिल। तो इलोंगेशन ऑफ हाइपोकॉटिल के कारण जो जर्मिनेशन होता है वो कहलाता है इपीजियल जर्मिनेशन। बातें क्लियर है? पक्का, कोई डाउट नहीं है? तो ये टाइप ऑफ जर्मिनेशन आपको समझ में आया। अब ये अगर मोस्टली मोनोकॉट में पाए जाते हैं तो ये किसमें पाए जाएंगे? मोस्टली डाइकॉट में। मोस्टली डाइकॉट में आपको दिखाई देगा, है ना। इसके अलावा एग्जांपल लिख सकते हो। एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, कैट। कैट में 3 एग्जांपल है बेटा, कैस्टर, 2 एग्जांपल मिल जाएगा, कैस्टर एंड टेमेरिंड, है ना। तो ये दोनों एग्जांपल याद रखना। कैसा शो कर रहा है? इपीजियल जर्मिनेशन। तो ये दोनों टाइप आपको जर्मिनेशन क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगर बात करें तो इसके अलावा आपको मैं समझा दूं कि जो तीसरा स्पेशल टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन। तो थर्ड टाइप हेडिंग डालो, इसको मैं मिटा देता हूं बेटा। थर्ड हेडिंग डालिए, स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन। स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन क्या है? स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन में आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर कुछ आपको स्पेशल कंडीशन दिखेंगे, और ये कंडीशन जो थर्ड होता है वो कहलाता है विविपैरस कंडीशन, कहलाता है विविपैरस। क्यों बोला जाता है विविपैरस कंडीशन या विविपैरस जर्मिनेशन? आपको क्लियर मैं समझा रहा हूं। विविपैरस जर्मिनेशन का मतलब ये होगा, ये ज्यादातर कहां देखने को मिलते हैं? जो मैंग्रोव प्लांट होते हैं, जो साल्टी कंडीशन में ग्रो करते हैं, है ना। तो ये मान लेते हैं ये दलदल है बेटा, ये ऐसा पानी है जहां पे साल्टी कंडीशन है, मैंग्रोव्स वगैरह जहां पे ग्रो होते हैं। तो ये पानी है, ये दलदल जगह है, और यहाँ पे कोई प्लांट है ना। थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पे कोई प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट के ब्रांचेज वगैरह ऐसे निकले हुए हैं, ये ब्रांचेज है।
तो अब थोड़ा ध्यान से समझना, अगर ये साल्टी है मतलब ये कंडीशन कौन सा शो कर रहा है, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक कंडीशन। ये टर्म तो सुना होगा हाइपरटोनिक, 11th में पढ़ा है ना, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का नंबर क्या है, ज्यादा है, मतलब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या है, पानी के अंदर ज्यादा है। अगर मान लो ये ब्रांचेज हैं और इसी ब्रांचेज पे सीड आया है ना, अब ये सीड जो है बेटा कुछ टाइम बाद अगर मान लो यहाँ पे सीड आया और ये सीड क्या होता है, टूट जाता है। फॉर एग्जांपल ऐसा मानिए कि ये सीड टूट करके गिर जाता है, समझना। तो ये सीड जब गिरा तो आपने सीड का तो नेचर पढ़ा था, सीड का कंडीशन यानी कि सीड के अंदर तो प्लाज्मा भरा हुआ है। अब ये प्लाज्मा अगर भरा हुआ है तो इसमें वाटर का नंबर ज्यादा हो गया, तो यहां पे वाटर का नंबर ज्यादा है, मतलब ये कौन सा कंडीशन शो कर रहा है, हाइपोटोनिक कंडीशन। कैसा कंडीशन, हाइपोटोनिक। और ये वाटर कैसे है, हाइपरटोनिक। ऑस्मोसिस का रूल पड़ा हुआ है। ऑस्मोसिस तो ये बोलता है कि जब भी वाटर का मूवमेंट किधर से किधर होता है, हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, मतलब जिधर वाटर के नंबर ज्यादा हैं उधर से कम वाटर की तरफ मूव होता है। तो ये हाइपोटोनिक है, मतलब इधर से सारे वाटर दलदल के अंदर, साल्ट कंसेंट्रेशन के अंदर, क्योंकि ये हाइपरटोनिक है तो सीड तो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा और सीड का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए देखो कैसे इवोल्यूशन होता है, नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है। आप देखो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कि सीड खत्म ना हो जाए, इसको कम करने के लिए क्या होता है, जो भी जर्मिनेशन वगैरह होता है वो यहीं पे कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ टाइम बाद आपको ये स्ट्रक्चर यानी कि यही सीड यहीं पे रेडिकल वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे और रेडिकल वगैरह आकर के ये सीड का स्ट्रक्चर ऐसे कन्वर्ट होकर बन जाता है। क्लियर है मेरी बात? अब सोचो यहाँ पे ये फ्लावर स्ट्रक्चर ब्रांच है, इस ब्रांच पे इतना भारी क्लम्प डेवलप हुआ है ना, कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और टूट करके जैसे ही गिरेगा तो ये ऐसे आकर के टूटा और टूट करके गिरा तो आके ऐसे सेट हो जाएगा, क्योंकि दलदल है, तैरना नहीं है उसमें, तो गिरेगा तो धंस जाएगा। जैसे ही धंसेगा यहाँ पे ऊपर रेडिकल वगैरह होंगे, है ना, तो जर्मिनेशन वगैरह स्टार्ट होगा, बाकी इसके लीव्स वगैरह आने स्टार्ट होंगे, ये सारा जर्मिनेशन कंडीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जर्मिनेशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, विविपेरस जर्मिनेशन। विविपेरस क्यों, क्योंकि इसका हाफ जो साइकिल है, हाफ जो डेवलपमेंट है, वो हाफ डेवलपमेंट पेरेंटल पार्ट से जोड़ करके ही हो रहा है, इसीलिए इसको विविपेरी कंडीशन बोलते हैं। पक्का? अब क्या होता है, आपने एक पढ़ा था, कुछ टाइम बाद इसमें से ऐसे मॉडिफाइड स्ट्रक्चर वगैरह बनते हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे पोर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, लेंटी सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूमेटोफोर, न्यूमेटोफोर्स, है ना। और इसी लेंटी सेल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज वगैरह होना स्टार्ट होता है और बाकी वो अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, पूरा प्लांट डेवलप होगा। इस तरह से जर्मिनेशन को अपन लोग बोलेंगे क्या, विविपेरस जर्मिनेशन। क्लियर है मेरी बातें? ये विविपेरस जर्मिनेशन किस प्लांट्स में, मैंग्रोव्स वगैरह में दिखाई देता है, तो ये स्पेशल कंडीशन आपको दिखाई देगा मैंग्रोव्स वगैरह में। पक्का? तो ये तीनों टाइप आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये तीनों टाइप आपको समझ में आ गया होगा, सीड क्या है, जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या है और टाइप्स ऑफ सीड क्या है, तीनों मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है बेटा। अब इसमें आज के क्वेश्चंस की बारी आती है ना। 2 क्वेश्चन आज भी हम लोग पूछेंगे और उसका जवाब आपको देना है, जो आपके नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 है, परसिस्टेंट न्यूसेलस इज कॉल्ड एज डैश एंड इज फाउंड इन डैश। मतलब परसिस्टेंस न्यूसेलस, ये टर्म हम लोगों ने पढ़ा था ना, याद आ रहा है? तो उसके लिए अगर न्यूसेलस का थोड़ा सा पार्ट बच जाए, पूरा डिजनरेट ना हो, कुछ पार्ट अगर बच जाए, तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं वो यहां पे आपको डालना है। और किसके अंदर मिलता है, ब्लैक पेपर के अंदर या ग्राउंड नट के अंदर, ये आपको बताना है। पक्का? हो जाएगा, इजी है। दूसरा क्वेश्चन बेटा ये है, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अभी हमने पढ़ा है ना कि या तो वो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा या तो कुछ पार्ट बच जाएंगे। अगर उसके कुछ पार्ट बचते हैं तो वो कहलाएगा क्या, एंडोस्पर्मिक। और अगर उसके सारे पार्ट कंज्यूम हो जाते हैं
डेवलपमेंट में, तब उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मी। तो यहाँ पे कंज्यूम की बात हो रही है, पूरा खत्म हो जाता है किसके अंदर, पहला ऑप्शन पी एंड ग्राउंडनट, दूसरा मेज एंड कैस्टर, तीसरा है बेटा कैस्टर एंड ग्राउंडनट, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है मेज एंड पी। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके बताना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये आपके नीट के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो आपको अच्छे से, ये भी मैंने अभी तुरंत बताया है, ये भी मैंने अपने लेक्चर में डाला हुआ है, और ये टर्म परसिस्टेंट न्यूशेलस, इसका भी मैंने एग्जांपल सहित अपने लेक्चर के अंदर डाला हुआ है। तो एंडोस्पर्म जहां पे मैंने पढ़ाया है, इसका आपको करेक्ट आंसर मिलेगा, और ये आपको अभी तुरंत हम लोगों ने जब पढ़ा था सीड में, तो यहां से मिल जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन का जवाब आप तुरंत ढूंढिए, है ना, अच्छे से जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करके तुरंत बताइए हमें कि जवाब क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या है।